काफी आगे पहुंच चुकी है, मैं देख लेता हूँ। अनम्यूट कर दिया। मैं सुन रहा था आपकी क्लास में पूरे अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ स्टार्ट। इसको थोड़ा सा इधर को टर्न कर दें। ये बड़ा डेंजरस बटन है इसका। यस स्टूडेंट्स, ये हमने बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में कुछ चीज़ें पढ़ी थी आगे हमारा, जहाँ पे ये एनालिसिस आ रहा था। दो एनालिसिस हैं। एक एनालिसिस है पेस्ट एनालिसिस और दूसरा एनालिसिस है स्वॉट एनालिसिस। ये दोनों एनालिसिस आज हमने दोनों एनालिसिस यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये बॉडी ऑफ द रिपोर्ट से मैं दोबारा आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो रिपोर्ट की आप बॉडी लिखते हैं, किस रिपोर्ट की, ये था हमारा बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान में जो बॉडी आएगी उसमें एक एनालिसिस है पेस्ट एनालिसिस। बॉडी में बाकी चीज़ों को हम लिख ही रहे हैं ओवरऑल कि हमारी बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, मिशन ऑब्जेक्टिव, ये आपके सामने बुलेट्स बने हुए हैं। हिस्ट्री है, ओनरशिप है, प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट एनालिसिस जहाँ पे आता है ना कि बिजनेस इन्वायरमेंट को हमने एनालाइज करना है कि किस बिजनेस इन्वायरमेंट में आप ये बिजनेस करेंगे। उसमें पहली चीज क्या है, इंडस्ट्री बैकग्राउंड। इंडस्ट्री की बैकग्राउंड जब हम देखते हैं तो उसमें आ जाता है पेस्ट एनालिसिस। पेस्ट एनालिसिस ये एक एक्रोनिम बन जाता है, पेस्ट, PEST, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट द बिजनेस। बिजनेस को इंडस्ट्री की जो बैकग्राउंड आपके सामने आएगी, चार चीजें हैं जो अफेक्ट करेंगी आपके बिजनेस को। उनमें एक है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल एनालिसिस क्या है कि a change in government policy may lead to a reduction in grants available। कि अगर गवर्नमेंट अपनी कोई पॉलिसी चेंज कर दे तो हो सकता है कि उस चेंज की वजह से जो ग्रांट्स आपके पास मौजूद थी, ग्रांट्स अवेलेबल जो अवेलेबल थी, वो कम हो जाए। ना कि आपके इर्द गिर्द में कितनी चीज़ें हैं जहाँ से आपने चीज़ों को इर्द गिर्द से पूरा करना है। अब क्या है कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी किसी चीज़ के बारे में चेंज होगी तो ग्रांट्स कम हो जाएंगी। कि गवर्नमेंट ने कोई ड्यूटी सख्त कर दी, कोई ज़्यादा किसी चीज़ को जो है वो कॉस्टली होगी कोई चीज़। अब ये चीज़ें जो होती है ना इस तरह की, वो पॉलिटिकली गवर्नमेंट जब चेंज, अब देखें जैसे अभी ये बजट आया था, अब बजट में एक आदमी समझता है जी कि लास्ट ईयर मेरी 25% पे इंक्रीज हुई थी, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय समझता है उसके बाद वो ये समझता है कि इस साल भी 25% उसकी पे इंक्रीज होगी और मैं फलां फलां चीज खरीदूंगा।
अब वो पूरा पिछला जो है ना कुछ अरसा उसने इस एंटिसिपेशन में गुजारा है कि गवर्नमेंट की बजट पे जो इन्हें पे में रेज मिलेगा उससे क्या होगा कि ये वो चीज़ें खरीद लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई चेंज, गवर्नमेंट ने इस वक्त कहा कि कोई पेज इंक्रीज नहीं करेंगे। उसकी वजह से फिर आपके पास चीज़ों को लेने के लिए वो जो आपकी बाइंग पावर थी, परचेस पावर थी, वो कम हो जाती है। फिर है इकोनॉमिक। हाई इंटरेस्ट रेट्स मेक इट expensive to borrow money from a bank to fund expansion। बैंक से चूंकि लोन लेते हैं आप, तो हो सकता है कोई ऐसा कोई इसमें चेंज हो जाए। देखें, हाई इंटरेस्ट रेट्स मेक इट एक्सपेंसिव टू बोरो मनी। अगर स्टेट बैंक अनाउंस कर देता है कि इंटरेस्ट के रेट्स वो बढ़ा देता है, तो आप जहां यूं समझें कि 100 रुपए पे आप 7 रुपए अगर पे कर रहे थे, उन्होंने पॉलिसी चेंज की तो आपको 100 रुपए पे 8 रुपए देना पड़ गए। तो इस तरह से आपके लिए वो मनी जो है बोरो करना वो मुश्किल हो जाएगा, वो कुछ प्रॉब्लम्स आपके बिजनेस में आएंगे, तो आपको महंगा पड़ेगा ये। सोशल। An aging population increases the demand for pharmaceuticals and old age related health care। फिर जो बूढ़े लोग होंगे उनकी डिमांड फॉर फार्मास्यूटिकल्स, उन्हें मेडिसिन चाहिए होगी ज़्यादा। अब ये प्रॉब्लम आएगा तो इसका मतलब है डेफिनेटली आपको इसमें कुछ चीज़ें, उसमें आप जहाँ कहते हैं ना हमारे एम्प्लॉयज़ का ये एक्सपेंस है कि बिजनेस प्लान बना के आप दे रहे हैं, उसमें आप देखते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ हैं एक्सपीरियंस्ड लोग, अगर आपने रखे हैं तो एक्सपीरियंस्ड है तो डेफिनेटली उनकी एज ज़्यादा होगी। एज ज़्यादा है तो उन्हें मेडिसिन का उनका एक्सपेंस भी ज़्यादा होगा। फिर टेक्नोलॉजिकल। द इवोल्यूशन फ्रॉम ट्रेडिशनल हैंड हेल्ड मोबाइल फोन्स विद बटन्स टू स्मार्टफोन्स विद टच सेंसिटिव स्क्रीन्स। और फिर टेक्नोलॉजी में कोई ऐसी चेंज आ जाती है। इवोल्यूशन और रेवोल्यूशन ये दो वर्ड्स हैं। रेवोल्यूशन होती है सडन चेंज और इवोल्यूशन होती है ग्रेजुअल चेंज। तो ये ग्रेजुअली आप हैंड हेल्ड मोबाइल फोन से क्या तो स्मार्टफोन्स की तरफ जा रहे हैं, जिनपे टच सेंसिटिव स्क्रीन्स, यानी वो जो टच स्क्रीन वाले आप कहते हैं। अब ये मोबाइल्स अगर पहले नहीं थे और आपको लेने पड़ जाए तो डेफिनेटली इसमें एक्सपेंस होगा। अच्छा, अब ये कि अब आपके पास मोस्टली टच सेंसिटिव स्क्रीन्स हैं, लेकिन आगे कोई ऐसी उसमें चेंज आ जाती है कि फिर उधर को आपको स्विच करना पड़े, तो डेफिनेटली यू आर टू पे मोर। SWOT analysis। A SWOT analysis describes a business's strengths, S for strengths, W for weaknesses, O for opportunities, T for threats। अब ये भी एक एनालिसिस है, ये भी आपने करना है बिजनेस प्लान में। स्ट्रेंथ क्या है? द बिजनेस एम्प्लॉयज अ हाईली स्किल्ड एंड डेडिकेटेड वर्कफोर्स। अब देखें कि हम कोई सोशल जो ऊपर हमने देखा है पेस्ट एनालिसिस में, अगर उसमें एजिंग पॉपुलेशन जो है उसकी ये मेडिसिन की डिमांड बढ़ जाती है, नीड्स बढ़ जाती हैं, तो वो ठीक है, एक ऐसी चीज़ आपको लगती है कि उस पर एक्सपेंस होगा। लेकिन स्ट्रेंथ भी देखें कि जो एम्प्लॉयज़ आपके होंगे जो स्किल्ड किस्म के, वो आपकी स्ट्रेंथ भी तो हैं, उनकी वजह से कितना काम आपका हो जाता है। फिर वीकनेस। वीकनेस में क्या है? द फैक्ट्री इज फुल ऑफ ओल्ड मशीनरी दैट फ्रीक्वेंटली ब्रेक्स डाउन। अब आपके पास मशीनरी है पुरानी, पुरानी मशीनरी वो अक्सर ख़राब होती रहती है, इसको भी अंदर डिस्कस कर लें पहले से। देखें, आपने जो बिजनेस प्लान बनाया है उस पर जो मशीनरी है, आपने कहा दी हमने वो यूज्ड मशीनरी, सेकंड हैंड मशीनरी हम इसमें यूज़ करेंगे। अब सेकंड हैंड मशीनरी की वीकनेस आपके सामने होनी चाहिए। फिर अपॉर्चुनिटी। देयर इज ह्यूज डिमांड फॉर द बिजनेस प्रोडक्ट्स overseas, so they could start exporting their products। फिर बिजनेस प्रोडक्ट्स की ओवरसीज, समुंदर पार, यानी आउट ऑफ द कंट्री, फॉरेन कंट्रीज में भी डिमांड है आपकी प्रोडक्ट्स की। जो बिजनेस प्लान आप बना रहे हैं कि जो आप चीज़ें मैन्युफैक्चर करेंगे, जो प्रोडक्ट्स आएंगी, उनकी बाहर कहाँ कहाँ पे डिमांड है, ये भी आप बता देते हैं। फिर है कुछ थ्रेट्स।
थ्रेट क्या है कि आपको किस चीज का डर, कोई खौफ हो सकता है, वो भी इसमें हम चेक कर लेते हैं। जी, a large new competitor could open an outlet in the same town where the business is currently the only supplier. अब ये देखिए, ये थ्रेट ऐसा है कि ये इलीगल नहीं है। You can't go to the court that someone has opened a new outlet just close to yours. ये आप किसी को कोर्ट में नहीं आप घसीट सकते कि इसने वहां पे क्यों बना लिया। वो कोई भी बना सकता है, जहां मर्जी बनाए। हाँ, आपको अगर डिफेम करने की कोशिश करें फिर आप सू कर सकते हैं। डिफेम कैसे किया जाता है, ये डिफेम मैं आपको बताता हूं। डिफेम करने की दो सूरतें हैं। नाउन हम यूज करते हैं डेफामेशन। ये एक लीगल इशू है कि फेम से डिफेम, अगर आपकी कोई रिप्यूट खराब करे तो रिप्यूट कैसे खराब कर सकता है, इसके दो वेज हैं। एक को हम कहते हैं लाइबल और एक को कहते हैं स्लैंडर। SLANDER, स्लैंडर। हाँ, अगर कोई लाइबल, लाइबल जो होती है ये होती है रिटन, और स्लैंडर होती है ओरल, ORAL, ओरल, जुबानी। यानी अगर कोई आपका कंपेटिटर आपको डिफेम करे फिर आप सू कर सकते हैं, लेकिन इस बात पे यू कैन सू दैट they have opened a new outlet in the territory where your outlet was the only one. अब इसमें ये एक थ्रेट है आपके पास कि आप देखें कि कभी ये वक्त था कि इधर डी ग्राउंड में एक बना था फैमिली मार्ट। अब फैमिली मार्ट बड़ा बिजनेस उन्होंने किया। वो फैमिली मार्ट के बाद थोड़ा सा वो बन गया एक SB, ये चैनवन रोड पे वो बना, तो वो फैमिली मार्ट का बिजनेस अफेक्ट हुआ उससे। अच्छा, उसके बाद क्या है, वो पता चला जी वो बन गया है मेट्रो। मेट्रो गो के लोग जाते भी हैं, बहुत सारे इतने दूर जाना पसंद भी नहीं करते। लेकिन डेफिनेटली जब ये बना है ना यहाँ पे अल्फता, अल्फता बनने से तो बिजनेस बहुत सारे जो है ना, क्योंकि इतनी जहाँ वैरायटी रख दी आपने, तो वो थोड़ी वैरायटी वाले जो हैं वो बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। अच्छा, अब अल्फता ने तो बहुत उस पर लोग जाने आने लग गए। इम्तियाज आया तो उसने आके बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब ये क्या कि आप इन लोगों को रोक नहीं सकते कि ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, बिजनेस कोई भी करे। लेकिन फर्क कहां पे है कि अगर कोई आपको डिफेम करने की कोशिश करे, ये एक लीगल इशू है, वेयर यू कैन गो टू द कोर्ट अगेंस्ट देम। अच्छा, उसके बाद है कंपेटिटर एनालिसिस। कंपेटिटर एनालिसिस में आप देखते हैं कि आपके कंपेटिटर्स कौन से हैं। अब कंपेटिटर्स आपके किस तरह के होते हैं, इसमें ये देखें, आपने ये चेक करना है कि हु आर द मेन कंपेटिटर्स। अब इस एनालिसिस में आपने उनको कंपीट तो करना है डेफिनेटली। देखें, ये हमारे यहाँ जब बैंक्स बने हैं ना, बैंक्स पहले होते थे गवर्नमेंट के, वो उसमें जब प्राइवेटाइजेशन हुई तो बहुत सारे जो ओनर्स हैं, यानी प्राइवेट बैंकर्स थे या बैंक ओनर्स थे रादर, उन्होंने ऐसी ऐसी फैसिलिटीज दे दी कि गवर्नमेंट भी उनको compete नहीं कर सकती उन फैसिलिटीज में। बैंक प्राइवेट हुआ तो वो जो कभी मुझे याद है कि आपने तो वो दौर नहीं देखा कि एक बैंक में हम जाते, क्या जी चेक लेके गए, पहले चेक गया एक जगह पे, उसने वो चेक किया जी, अच्छा जी ये है, वो रजिस्टर खोला, इसमें इतने पैसे हैं,
उसने एक टोकन वो कॉपर का होता था वो उठा के दे दिया, चेक रख लिया अपने पास। उधर वो सारी रजिस्टर में से चेक किया कि इतने पैसे इनके अकाउंट में मौजूद हैं। वो कहता जी अब वो जो है ना फलां विंडो से आपको पैसे मिलेंगे। वो आप उस विंडो के लिए लंबी लाइन होती थी, उसमें जाकर लग जाते। अब लाइन लगी हुई है, लगी हुई है, लगी हुई है। अब आप करते करते वहाँ वो इतनी देर के बाद आपकी टर्न आती। उसके बाद पता चला जी साहब बहादुर जो है ना, जो गवर्नमेंट के खाते में बैठे हुए वहाँ पे चाय पी रहे हैं। ये मैंने देखा हुआ, मतलब ये मैं एग्जैजरेशन नहीं कर रहा। चाय पीते हुए वो आगे बैठा हुआ बंदा, उसे कोई परवाह नहीं है कि लाइन कितनी लंबी लगी हुई है, लोगों को टाइम कीमती है या नहीं है। बहरहाल उसने उधर से देख के वो ऐसे, मतलब वो बेनियाजी के साथ ऐसी शान बेनियाजी होती है जैसे पैसे अपने पास से दे के एहसान करने लगा है किसी पे। वो आगे से पड़ जाते थे, गले पड़ जाना लोगों के। बहरहाल काफी सारा टाइम वेस्ट करके आपको पैसे मिलते थे, और कौन से, जो अपने पैसे होते थे। अच्छा, उसके बाद जब ये प्राइवेट बैंकिंग स्टार्ट हुई तो इन्होंने कर दिया वन विंडो ऑपरेशन। बिलीव करें कि यकीन नहीं आता था कि ये कैसे हो गया। ये कैसे हो सकता है कि एक जगह पे जाएं, उन्हें चेक दें और वो वहीं से पैसे भी दे दें। ये तो वहमो गुमान में भी नहीं था। वहाँ क्या हुआ, उन्होंने कंप्यूटराइज्ड काम कर लिया। कंप्यूटर पे सारे अकाउंट्स उनके बने हुए थे। वो आपने चेक दिया, उसने उधर से चेक किया कि इतने पैसे इसके अकाउंट में है। उसने कहा जी ठीक है, वहीं से उसने वो पैसे काउंट करके नोट्स आपको पकड़ाए। अब आप मार्केट में रहते हुए compete कैसे करते हैं फिर। इन लोगों ने फिर प्राइवेट बैंकिंग आई तो इन्होंने साथ एटीएम्स भी लगा दी। अब एटीएम तो जी भी लोगों को एक फैसिलिटी मिल गई कि रात दिन जब चाहे, सैटरडे हो, संडे हो, रात के 12 बजे हो या दिन के 12 बजे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाएं, कार्ड आप अपना इंसर्ट करें, पैसे निकालने चले जाएं। बैंक के अंदर जाने की भी जरूरत खत्म हो गई। अच्छा, अब ऐसे ऐसे बैंक्स के साथ व्हेन यू आर टू compete, how it is possible that you people are going to open a branch without an ATM। एटीएम नहीं है और आप समझ रहे कि मार्केट में सर्वाइव कर जाएंगे? इम्पॉसिबल। तो वो जो नेशनल बैंक वगैरह थे गवर्नमेंट के, अपने उनकी एटीएम्स नहीं थी उस वक्त, लोगों ने अपने अकाउंट्स वहां से खत्म करवा लिए कि हमें फायदा ही कोई नहीं इसका। फिर वो वन लिंक पे आके, दूसरे बैंक्स भी थे, वन लिंक हो गया जिसमें आप किसी भी बैंक से जाके पैसे ले लें। वो एक और ही लोगों को फैसिलिटी मिल गई कि किसी भी बैंक में से अपने पैसे ले लें। अब ये बातें जो पहले तो कभी सोची भी नहीं थी, अब ये सारी रियलिटी हो गई। तो कंपेटिटर्स बहरहाल आपने देखने, जिसका कंपेटिटर्स हैं ज़ाहिर है उसके मुताबिक अपने बिजनेस करना है मार्केट में। फिर मार्केट एनालिसिस है। मार्केट एनालिसिस में मार्केट का साइज, कि मार्केट कितनी है जिसको आपने टच करना है, कहाँ कहाँ पे मार्केट है आपकी। सेगमेंटेशन है, उसमें सेगमेंटेशन में क्या है कि कौन कौन से तबकात हैं जिनको आपने टच करना है। कि मिसाल के तौर पे आप सेगमेंटेशन में किस एज के लोगों को, किस एरिया के लोगों को, ये सेगमेंटेशन आप कर लेते हैं कि देहात के लोगों को आपकी प्रोडक्ट अगर जाएगी तो उन लोगों तक आपने कैसे पहुंचना है। शहर वाले हैं तो वो किस तरह के लोग हैं, बूढ़ी एज वालों को कैसे आपने कैप्चर करना उस मार्केट को। इस तरह से सेगमेंटेशन, सेगमेंट जो होता है ना, सेगमेंट वो एक पार्ट होता है। तो सेगमेंटेशन आप पार्ट्स कर लेते हैं अपनी मार्केट के। फिर ग्रोथ एंड डिक्लाइन। ग्रोथ आपने देखनी है कि ग्रोथ कैसी है आपके बिजनेस की, ग्रोथ कैसे हो सकती है, या डिक्लाइन किन फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। फिर ऑपरेटिंग प्लान्स हैं जिसमें मार्केटिंग प्लान है, फिर ऑपरेशन प्लान है, मार्केटिंग किस तरह करनी है और आपने किस तरह से ऑपरेट करना है अपने बिजनेस को, वो भी आपने देखना है। उसके बाद है मैनेजमेंट समरी। मैनेजमेंट समरी में who the key management personnel are and their backgrounds। आपके जो मेन जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो कौन से हैं और उनकी क्या बैकग्राउंड्स हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, समरी ओनली। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है उसमें एक समरी आप बना दें किस चीज़ की, कैन इंक्लूड मोर डिटेल एज एन अपेंडिक्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या आपका नेटवर्क किस तरह का है, किस तरह काम किसने किसको रिपोर्ट करना है, वो ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्ट बन जाए और उसमें समराइज कर दें बस चीज़ों को। अगर कोई डिटेल वाली चीज़ है तो वो अपेंडिक्स में एंड पे जाके लगा दी जाती है। फिर है फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान क्या है, समरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसमें इनकम स्टेटमेंट होगी, बैलेंस शीट होगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये मतलब ये कमर्शियली जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो फाइनेंस की, वो भी आप साथ लगा देंगे।
फिर कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस। द कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन मस्ट फॉलो लॉजिकली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द रिपोर्ट। अब जो आपके कंक्लूजन्स हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, वो ऐसे हों कि जो रिपोर्ट बाकी है ना उसी में से निकले हों। ये ना रिपोर्ट के अंदर कुछ और लिखा जाए, कंक्लूजन कुछ और बन जाए उसका, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए लॉजिकली ये जरूरी है कि जो कुछ आप ऊपर लिखते आ रहे हैं उसी को समराइज करके कंक्लूड करें। अगर आपका कंक्लूजन उसके साथ मैच ना कर सका, इट मीन्स you have written something else and you are concluding something else that would be confusing for your receiver। इसे इनको आपस में एक जैसा compatible बनाना। Do the conclusions and recommendations follow logically from the rest of the report? ये आपने चेक करना है, ये चेकलिस्ट है आपके लिए। फिर draw out the main points of the report and present a considered judgment of them। और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप ड्रॉ कर लें, यानी उनको हम हाईलाइट करें, पता चले कि ये है हमारे मेन पॉइंट्स, और प्रेजेंट अ कंसिडर्ड जजमेंट ऑफ देम, और उनकी जजमेंट ऐसे रखें जैसे आपने उस पर गौर किया है। ऐसे नहीं कि हैफेजर्डली कोई कंक्लूजन्स निकाल के रख दिए। ओनली ड्रॉ कंक्लूजन्स दैट आर जस्टिफाइड बाय द एविडेंस एंड फैक्ट्स कंटेन्ड इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। तो कंक्लूजन ड्रॉ करें जो कि जस्टिफाइड हो, यानी लॉजिकली जो लगे कि ये है कंक्लूजन by the evidence and facts contained in the body of the report, और रिपोर्ट की बॉडी में जो फैक्ट्स हैं वो आप बता दें। मेक recommendations based only on your discussion and conclusions। फिर वही बात है कि हमने जो रिकमेंडेशन देनी है वो अपनी कंक्लूजन्स और जो पीछे डिस्कशन गुजरी है उसी की बेस पे ही करें। नेवर इंट्रोड्यूस अ न्यू लाइन of argument or material in the conclusions and recommendations section। अब इसमें कोई नई चीज ऐड ना करें, ठीक है। recommendations किसी चीज की बेस पे, इतनी आपने बहस जो पीछे की है उसमें से नई बहस ना छेड़ दे इसमें कोई। check the conclusions and recommendations against the original objective of the report। और जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव है रिपोर्ट का उसके मुताबिक अपने कंक्लूजन को, रिकमेंडेशन को आप चेक कर लें जो आपने लिख दिए हैं। मेक श्योर यू हैव आंसर द रीडर्स की क्वेश्चन। जो उसके की क्वेश्चंस हैं आपके रीडर के, उनको आपने एड्रेस कर दिया, ये चेक कर लें। फिनिश विद द फाइनल इंप्रेशन यू वांट टू मेक। और जिस तरह का इंप्रेशन एंड पे आप चाहते हैं कि क्या इसमें से करना चाहिए अगले रिसीवर को आपकी इस रिपोर्ट पे, उसको चेक कर लें और वहाँ जाकर ख़त्म करें। अपेंडिसेस, ये पहले भी बात हुई है, मैनी टाइम्स हुई है कि इसमें हम वो चीज़ें इंक्लूड करते हैं जो मेन कंटेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए कभी भी इसेंशियल नहीं होती। लेकिन अगर किसी को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में चाहिए तो वो, अब देखें आपने कहा जी कि मैंने सैमसंग का मोबाइल खरीद लिया है, एक बात सिर्फ मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, उसमें ये फीचर्स है, ये है, वो है। अच्छा, अब कोई ये समझता है ये सैमसंग जो है ये तो मैंने टीवी सुना था, ये मोबाइल कैसे बनाने लग गए। अब हालांकि इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं इस चीज़ का, क्योंकि आपने इसकी हिस्ट्री पे लेक्चर थोड़ी देना है। आप तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि सैमसंग का मोबाइल आपने खरीदा है। हाँ, अब वो पूरा जो कुछ आप कोई इस तरह की चीज़ लिख देते हैं, उसके एंड पे जाके आप अपेंडिक्स में जाके उसकी हिस्ट्री भी लगा देते हैं साथ सैमसंग की, ताकि अगर कुछ समझना चाहे तो समझ ले। The appendices should include detailed information that the reader can essentially do without। कि जिसके बगैर गुजारा नहीं है वो अपेंडिक्स है। ये नहीं कि हम अपेंडिक्स भी सारे हम एक लफ्ज पे अपेंडिक्स देना शुरू कर दें। इन ऑर्डर टू मेक सेंस ऑफ द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, अगर उससे रेलिवेंट है तो ठीक है आप दे दें। फॉर एग्जांपल कैलकुलेशंस, एग्जांपल्स, क्वेश्चनर्स एंड सीवीज। क्या है कि आपने कोई रिजल्ट निकाला, किन कैलकुलेशंस की बेस पे निकाला, वो कैलकुलेशंस आप एंड पे जाके लगा दें कि ये कैलकुलेशंस हैं, क्योंकि मेन बॉडी में तो आपने जस्ट उसका सॉल्यूशन एंड वाला दिया होता है। They are effectively the bottom level of the logical pyramids you constructed during the structuring phase। और वो जो आपने बॉटम लेवल ये आपने पिरामिड बनाया था उसमें एंड पे बिल्कुल जाके अपेंडिक्स आते हैं, यानी पिरामिड में ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इन समरी अपेंडिसेस शुड बी, अपेंडिसेस कब आप इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडेड ओनली इफ एब्सोल्युटली नेसेसरी, जरूरी हो तो फिर, नॉन एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द मेन आर्गुमेंट्स, मेन आर्गुमेंट्स को समझने के लिए इनकी कोई जरूरत भी नहीं होती। रिफर टू समवेयर इन द बॉडी ऑफ द टेक्स्ट, आई मस्ट बी अ लिंक, एक लिंक इनमें क्रिएट कर दें। आपने देखा होगा कि जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो ब्रैकेट में लिखा होता है,
सी पेज 459। ये क्या है कि सी पेज 459, ये आपने एक रेफरेंस दे दिया, एक लिंक बना दिया है कि नाउ द रीडर कैन गो टू द पेज 459 so that he may get the required information mentioned as the final item in the table of contents. और टेबल ऑफ कंटेंट्स जो आप शुरू में लगाते हैं उसमें इसको एंड पे जाके ऊपर सारी वो चीजें लिखते हुए एंड पे जाके आप अपेंडिक्स का भी बता देते हैं कि किस पेज पे ये मिल सकते हैं. An alternative approach is to exclude appendices but invite the reader to contact the author should they wish to see a copy of the detail. अब एक ये भी सूरत है कि हम जरूरी नहीं है कि रिपोर्ट के साथ ही अपेंडिक्स भी लगा दें. हाँ, कभी हम ये भी कह देते हैं कि भाई जरूरत हो तो उसके लिए एक कॉपी है आपको मिल सकती है, अगर आपको जरूरी है चाहिए है तो आप हमसे आके किसी वक्त ले लें. However, as a minimum, most business plans would include the following two appendices. दो तरह के अपेंडिसेस तो कहता आमतौर पे होते ही हैं, बाकी को तो नॉन एसेंशियल समझ के आप छोड़ सकते हैं या उसे कह देते हैं कि वो किसी वक्त आपके पास आके उसकी कॉपी देख ले. लेकिन दो तरह के कौन से हैं? एक है डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, more detailed than in the financial plan in the main body. मेन बॉडी में जो फाइनेंशियल प्लान है वो उससे ज्यादा अगर आपकी कोई इंफॉर्मेशन है वो आप लगा देते हैं. फिर सीवीज ऑफ की मैनेजमेंट, certainly board members but also include for other key management personnel. अब की मैनेजमेंट के सीवीज सो कहता है कि बोर्ड मेंबर्स के, सर्टनली बोर्ड मेंबर्स, यकीनन तो यही आपने बोर्ड मेंबर्स, क्योंकि मेन तो यही लोग होते हैं, उनके आप सीवीज एंड पे लगा देते हैं. बट ऑल्सो इंक्लूड फॉर अदर की मैनेजमेंट पर्सनल, अगर और कोई इंपॉर्टेंट लोग हैं अंदर तो उनके भी आप सीवीज ऐड कर सकते हैं. उसके बाद है प्रपोजल्स. प्रपोजल क्या है? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल. ये मैंने आपको बताया था कि दो तरह से प्रपोजल है. एक है RFP, कि आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी को प्रपोजल बनाने की. उसके लिए आप एक रिपोर्ट पूरी खुद बना के उसमें ये रिक्वेस्ट करते हैं. दूसरी बात, एक है कि आप रिक्वेस्ट नहीं करते, वो खुद ही आपको प्रपोजल बना के देते हैं. प्रपोजल बहरहाल दोनों तरह से है, कोई खुद बना के दे दे या RFP के रिस्पांस में दे दे. RFP खुद से एक रिपोर्ट है, ये प्रपोजल रिपोर्ट है सारी. An RFP is a formal document that describes a project or need for service and invites prospective bidders to propose solutions. RFP जो है ये इसमें आप कोई प्रोजेक्ट या किसी सर्विस की जरूरत या इनवाइट्स पर्सपेक्टिव बिडर्स, वो जो एक्सपेक्टेड बिडर्स बोली लगाने वाले, टू प्रपोज सॉल्यूशंस, उन्हें आप इसलिए कहते हैं कि वो सॉल्यूशंस आपके लिए प्रपोज करें. एन RFP शुड कंटेन द फॉलोइंग. इसमें ये चीजें होनी चाहिए. क्या? डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, कि क्या काम आपको चाहिए, वो इन सफिशिएंट डिटेल, मुनासिब उसकी जो डिटेल है वो होनी चाहिए उसमें. उसके बाद मेथड ऑफ फॉर्मल सबमिशन ऑफ द प्रपोजल, उन्हें यह भी बताना है कि वो प्रपोजल किस तरह से सबमिट करें. E.g. in a prescribed form to be delivered by hand or by registered post. किसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म पे उन्होंने करना है, यानी या अपनी मर्जी से जिस मर्जी पैटर्न पे वो लिख लें. और क्या है? टू बी डिलीवर्ड बाय हैंड और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, खुद वो आगे आपको दे जाए रिपोर्ट, या रजिस्टर्ड पोस्ट है आपकी, आपने रजिस्टर, जिस रजिस्ट्री हमारे यहाँ कहते हैं वो रजिस्ट्री करवा दीजिए, फलां चीज की रजिस्ट्री करवा दीजिए. एक तो जमीनों की होती है, एक क्या है कि वो डाकखाने में जाकर कहते हैं रजिस्ट्री करवा दी. तो इस तरह से रजिस्टर्ड पोस्ट, स्टैंप्स वाली. माइलस्टोन्स एंड डेडलाइंस ऑफ द प्रपोजल प्रोसेस, और प्रपोजल के प्रोसेस में माइलस्टोन्स, स्टेजेस क्या होंगी, कितने टाइम तक कितना काम कंप्लीट होगा, कितना होगा. एंड डेडलाइंस, और डेडलाइन, एक डेडलाइन दी जाती है, हद बता दी जाती है कि यहां तक इसको कंप्लीट करना है. टर्म्स रिलेटिंग टू पेमेंट्स, पेमेंट के साथ जो टर्म्स हैं वो भी बतानी है, सच एज एडवांसेस, स्टेज पेमेंट्स या इंटरम पेमेंट्स, कि किस स्टेज पे कितने पैसे आप पे करेंगे, 2 माह के बाद कितने हैं, 3 माह के बाद कितने, इस तरह.
एंड एनी अदर स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस, या अगर कोई और टर्म्स एंड कंडीशंस हो तो वो भी इसमें आ जाती हैं। ये एक रिपोर्ट है लेकिन इलस्ट्रेशन है, इसकी हमें कोई ज़रूरत पड़ने की नहीं है। वो जो चीज़ें आपको बताई वही इसके अंदर मौजूद होती हैं। ये होगी RFP जो आपने रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। अब प्रपोजल किस तरह की होगी, ये भी एक रिपोर्ट है। A proposal is either written in response to an RFP or alternatively used as to promote an idea to a relevant stakeholder। या तो ये किसी रिस्पॉन्स में है, RFP है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, उसके रिस्पॉन्स में, या फिर खुद ही कोई आइडिया प्रमोट करने के लिए किसी ने अपने रेलेवेंट स्टेक होल्डर को ये बना के दी। उसके बाद है the essential qualities and contents of a well prepared proposal include purpose of the proposal is stated clearly, जो purpose है वो clearly बताया है। फिर problem और need for the proposal is understood and defined clearly, problem या need जो है proposal की उसको ये show करना कि पूरी proper understanding भी है आपकी और आपने पूरा clearly उसे define किया है। फिर suggested solution offered in the proposal is workable, और जो सोल्यूशन आपने बताया है वो वर्कबल हो, पॉसिबल हो कि ऐसा हो सके। अब देखें ना, ये कहना कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को आप कहेंगे पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स खत्म होने चाहिए, किस तरह खत्म हो सकते हैं? आप कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना ये हर शोबे में 100 खरब रुपया लगाना शुरू कर दे। अब 100 खरब आएगा कहाँ से जो आप बता रहे हैं? 100 खरब डॉलर आपने कहा, हर फील्ड में फील्ड्स कितने हैं और कितना पैसा, ऐसा नहीं है। इसके लिए वो आपने प्रॉब्लम्स जो है क्लियरली डिफाइन करने हैं और ये शो करना है कि आप प्रपोजल इज अंडरस्टूड एंड डिफाइंड क्लियरली, अंडरस्टैंडिंग शो करें कि आप जानते हैं इसको। फिर सजेस्टेड सोल्यूशन ऑफर्ड इन द प्रपोजल इज, हाँ सॉरी, ये बात होती है वर्कबल, कि जो आप बता रहे हैं वर्कबल भी हो, प्रैक्टिकल हो वो, एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द रिसिपिएंट, और रिसिपिएंट चूंकि आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको ऐसी रिपोर्ट, ऐसी प्रपोजल बना के देंगे जो उसके काम की होगी, तो इसलिए उसके इंटरेस्ट के मुताबिक हो। प्रपोजल इज ऑनेस्ट, फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव, ऑनेस्ट हो, फैक्ट बेस्ड हो, ऑब्जेक्टिव हो यानी इम्पार्शियल हो। बेनिफिट्स टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द प्रपोजल आउटवे द कॉस्ट, और जो आपको फायदे मिलने हैं वो प्रपोजल पे जितना भी खर्च हो जाए फायदे उसके उससे बड़े होने चाहिए। Proposal contains the time schedule, including the milestones and any checklists of the projects। और प्रपोजल में एक शेड्यूल हो टाइम का पूरा, जिसमें माइलस्टोन, स्टेजेस हैं, डिफरेंट पेमेंट की हैं, काम की हैं, एंड एनी चेकलिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, और जो भी प्रोजेक्ट की चेकलिस्ट है वो भी उस प्रपोजल के अंदर हो। contains a list of the costs and resources involved in completion of the project, और इसमें जितनी कॉस्ट होगी, जितने रिसोर्सेज आपके पास हैं और इन्वॉल्व इन कंप्लीशन, उसको कंप्लीट करने में जो लगेंगे वो पूरी उसके अंदर डिटेल्स मौजूद हों। A typical proposal might include the following things, ये चीजें हैं इसके अंदर, इसकी भी कोई खास जरूरत हमें नहीं है। इसमें बस ये एंड पे देखना, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ लास्ट में लिखा हो ग्लॉसरी। ग्लॉसरी जो होती है ना, इसमें वो जो डिफरेंट टर्म्स यूज हुई होती हैं उनकी लिस्ट दी जाती है। टर्म्स किस तरह की, यूं समझे जैसे कहीं पे IE लिखा हुआ है तो वो ग्लॉसरी में जाके IE स्टैंड्स फॉर id est, EG लिखा है तो EG स्टैंड्स फॉर एग्जाम्पलाई ग्रेशिया। इस तरह से ये आप चीजें अंदर ऐड कर देते हैं। अदर शॉर्ट रिपोर्ट्स, दूसरी शॉर्ट रिपोर्ट्स में एक है प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट ये होती है कि जो आप
कोई रिपोर्ट देते हैं कि प्रोजेक्ट आपका जो चल रहा है उस पे बताना कितना काम हो गया, कितना बाकी है, किस तरह हो रहा है, कितना एक्सपेंस हो गया है, ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट में होती हैं। Outlines the progress of the task in a project. प्रोग्रेस बतानी है, इंक्लूडिंग वर्क कंप्लीटेड, वर्क रिमेनिंग, कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट जितनी लग चुकी है अभी तक, रिमेनिंग कॉस्ट और जो अभी तक बाकी है वो, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, एंड शेड्यूल ऑफ ओरिजिनल एंड एंटिसिपेटेड टाइम, और जो ओरिजिनल और मुतवक्के वक्त है वो लिखा जाए फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, के कब मुकम्मल होगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, ये भी एक और शॉर्ट रिपोर्ट है। डॉक्यूमेंट्स द क्वालिटी ऑफ एन एम्प्लॉयज वर्क परफॉर्मेंस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड with identification of the individual's strengths and weaknesses, training and development needs and career planning. परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जो होती है इसमें ये एक टर्म यूज होती है हमारे ACR, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। मैनेजर्स ये अपने एम्प्लॉयज के बारे में ACR बनाते हैं और उसमें वो देखते हैं कि किस तरह कितना काम ये करते हैं और कैसी इनकी कंपेटेबिलिटी है, लर्निंग की क्या कैपेसिटी है इनके अंदर, और कहाँ कहाँ पे इन्हें ज़रूरत है कि इनको पॉलिश किया जाए। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या है, विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स भी देखी जाती हैं, वीकनेस भी देखी जाती हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, और कहाँ पे इसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। Some appraisal reports may include recommendation of salary increments, promotions, although the two themes can be kept separate. अब इन दोनों themes को कि इसकी प्रमोशन कब होगी, इंक्रीमेंट कितनी लगेगी, अब इन चीज़ों को कहते हैं रहना तो अलग चाहिए, लेकिन रहना अलग चाहिए नहीं बल्कि यानी हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारे मैनेजर्स जैसे मैंने कहा ACR जो लिखी जाती है, ACR में वो चीज़ें अंदर ही ऐड की होती हैं, वो उसकी सारी वो हिस्ट्री भी आ जाती है पूरे साल की, क्योंकि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हम इसे कह रहे हैं, तो एनुअल है तो पूरे साल में उसने किस तरह का वर्क किया वो आ जाएगा, और उसी में वो साल लिख देते हैं कि इसकी कितनी इंक्रीमेंट होनी चाहिए, प्रमोशन की किस लेवल तक इसकी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें उसमें हो भी सकती हैं और अलग भी रह सकती हैं। उसके बाद है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। A feasibility report examines the viability of the proposed undertaking. Undertaking ये आप जो भी आपकी जो प्रोजेक्ट है, जो कुछ आप करना चाह रहे हैं, दैट्स योर अंडरटेकिंग। तो वो जो अंडरटेकिंग आपकी जो प्रोजेक्ट है आपका, उसको टेक्निकल, कमर्शियल और इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से चेक करना, ये होती है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। A feasibility report presents the benefits that the proposal or idea will yield with details of its initial capital costs. तो feasibility report जो होती है वो आपको benefits बताती है किस चीज़ के, कि आप इस अंडरटेकिंग से, इस प्रोजेक्ट से क्या कुछ मिलने वाला है, विद डिटेल्स ऑफ इट्स इनिशियल कैपिटल कॉस्ट। सबसे पहले तो ये कि इस पे बेसिक जो कॉस्ट आएगी वो कितनी होगी, इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल और कितनी देर में इम्प्लीमेंटेशन इसकी होगी, पूरा शेड्यूल होगा, रिकरिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट्स, और इसको चलाने के लिए जो बार बार एक्सपेंस करना पड़ता है वो रिकरिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखें कि चीज़ चलती है तो डेफिनेटली उसकी मेंटेनेंस पे आपको एक्सपेंस आता है आपका। तो इसी तरह से रिकरिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट, रिकरिंग बार बार होने वाली ऑपरेटिंग कॉस्ट जो उसको चलाने पे आपका लगता है। देखें अब कुछ भी ना हो, कोई रिपेयर ना हो, कुछ ना करें, गाड़ी ही आपने ली है तो पेट्रोल तो पड़ना ही है उसमें, तो देखिए ना उसमें जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो होगी, एंड रिटर्न्स ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द अंडरटेकिंग, और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पे आपकी कितनी रिटर्न्स ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द अंडरटेकिंग। अगर आपका प्रोजेक्ट वो उसकी लाइफ अच्छी है तो कितनी आपको उसमें से इनकम होगी, वो आपके रिटर्न्स हैं कि कितने अच्छे होंगे आपके। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में एक दो चीज़ें यहाँ से हमने पढ़नी है। हमने कहा था कि टेक्निकल, कमर्शियल और इकोनॉमिक एंगल्स के साथ हम फिजिबिलिटी चेक करते हैं। टेक्निकल में क्या है, हाईली फिजिबल आपने उसमें लिखा, क्यों कि टेक्नोलॉजी हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर 3 years विद द लेटेस्ट रिलीज वर्जन 2.3 हैविंग एक्सेल्ड इन बोथ टेक्निकल एंड यूजर टेस्टिंग। तो ये आपने टेक्निकली बताया
कि आपके पास टेक्नोलॉजी जो है वो ठीक है। टेक्नोलॉजी का ठीक होना इसका मतलब टेक्निकल फिजिबिलिटी बनती है, इसका मतलब ठीक है आप काम करें। कमर्शियल फिजिबिलिटी, प्रोजेक्ट नाउ कंसिडर्ड a must do as 3 out of 5 main competitors have already implemented and automated scanning systems. Project now considered a must do कि अब जरूर इसको लॉन्च करना चाहिए। ये कमर्शियल फिजिबिलिटी है। as 3 out of 5 main competitors have already implemented automated scanning systems. automated scanning system मैंने जैसे बताया ना कि प्राइवेट बैंक्स ने आके एटीएम्स लगा दिए। अब गवर्नमेंट वाले समझे कि इसकी क्या जरूरत है, क्या करनी है, लेकिन वो कमर्शियल फिजिबिलिटी ये बता रही है कि आपके कंपेटिटर्स अगर लगा चुके तो आप फौरी तौर पे लगाएं। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, इसमें क्या है, सेटअप कॉस्ट, वो जितनी कॉस्ट है वो लिख दी आपने। फिर पे बैक पीरियड, कितनी देर में पे बैक होगा। लीड टाइम 3 months। ऑपरेटिंग कॉस्ट, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये जो एनुअली आपकी उस पर एक्सपेंस आएगा। यूजफुल लाइफ, रिप्लेस इन 7 years। और आप समझते हैं कि इसकी लाइफ 7 years में खत्म हो जाएगी, तो 7 साल के बाद इसको रिप्लेस करना है। ये इकोनॉमिक फिजिबिलिटी आपने बना दी। फिर है सेल्स एंड मार्केटिंग रिपोर्ट। A sales and marketing report provides data of actual sales of various products classified by their quantities, territories। आपने कौन कौन सी चीजें कितनी कितनी क्वांटिटीज में उनकी आप सेलिंग कर चुके हैं, किन टेरिटरीज में की, सेल्स टीम आपकी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके कौन से रहे, ये एक खास पीरियड के लिए। खास पीरियड से मुराद जितनी देर के लिए आप रिपोर्ट बना रहे हैं। द रिपोर्ट डिस्प्लेज द वेरिएंस बिटवीन सेल्स अचीव्ड वर्सेस द बजट। आपने कितनी सेल अचीव कर ली और किसके मुकाबले, बजट के मुकाबले। बजट क्या होता है, बजट आपका जस्ट एक अंदाजा, एस्टिमेट होता है। तो एस्टिमेट और अचीव्ड जो है ना, इन दोनों को आप कंपेयर करके देख लेते हैं कि कितनी हमारा टारगेट क्या था और हम कहां तक पहुंचे। द रिपोर्ट माइट आल्सो इंक्लूड रिकमेंडेशंस फॉर परसुइंग स्पेसिफिक मार्केटिंग पॉलिसीज। और फिर इसमें रिकमेंडेशंस होनी चाहिए सेल्स एंड मार्केटिंग रिपोर्ट में कि आपने किस तरह मार्केट में काम करना है। फिर है चेयरमैन्स एनुअल रिपोर्ट। चेयरमैन एक एनुअल रिपोर्ट लिखता है, वो किस चीज की रिपोर्ट लिखता है। द चेयरमैन्स एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट्स अ समराइज्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की वो जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो इसमें वो लिख देगा। इट्स अचीवमेंट्स, इसके अचीवमेंट्स लिखेगा, एंड प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स लिखेगा एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द पीरियड अंडर द रिव्यू। और जितनी देर के लिए वो रिपोर्ट तैयार करेगा, साल की है, 2 साल की है, जो भी जितने सालों की भी वो लिख रहा है, साल की होती है मोस्टली, तो उसमें वो ये सारी चीजें लिख देगा। द रिपोर्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस एंड अलाउंस एंड प्लान्स टू ऑब्टेन द डिजायर्ड रिजल्ट्स। द रिपोर्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी जब चेयरपर्सन लिखेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस भी उसमें आएंगी, और फिर प्लान्स होंगे ताकि वो डिजायर्ड रिजल्ट्स किस तरह से अचीव कर सके। द रिपोर्ट ऑल्सो इन्फॉर्म्स द स्टेक होल्डर्स, प्राइमरी एग्जिस्टिंग एंड पर्सपेक्टिव शेयर होल्डर्स, दोनों के लिए स्टेक होल्डर्स को भी वो इन्फॉर्म करेगी रिपोर्ट, और शेयर होल्डर्स भी, पर्सपेक्टिव शेयर होल्डर्स जो एक्सपेक्टेड आपके शेयर होल्डर्स हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जैसे बैंक वगैरह होते हैं जिनसे आप पैसे लेते हैं। एंड एनालिस्ट ऑफ द अचीवमेंट्स, और एनालिस्ट हैं जो तज्जियाकार हैं अचीवमेंट्स के, एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और फ्यूचर आपकी एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं इंक्लूडिंग बोथ प्रॉफिट एंड कैश फ्लो। आप के पास प्रॉफिट आप कितना अर्न कर जाएंगे, ये चीजें इसमें मौजूद होती हैं। और ये लास्ट रिपोर्ट है ऑपरेटिंग रिपोर्ट। An operational report summarizes the operational activity for a particular time period. इसमें यह बताना होता है कि आपका जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह काम कर रही है। The report might include information on sales and purchases. Purchases नहीं कहना इसको। तो रिपोर्ट में आपके इंफॉर्मेशन किस तरह की होगी, सेल्स की और परचेस की, खरीदो फरोख्त दोनों की। एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन होगी एंड इन्वेंट्री, इन्वेंट्री होता है स्टॉक, स्टॉक की पूरी उसमें रिपोर्ट होगी। ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स आर यूज्ड बाय मैनेजमेंट टू ऑब्टेन अ क्विक समरी ऑफ हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग। इससे पता चलता है कंपनी कैसे चल रही है।
ये जो मैनेजमेंट होती है उस तक ये खबर पहुंचे. फॉर एग्जांपल, management of an airline might be interested about revenues and employee numbers, but also flight statistics, occupancy rates and punctuality. यानी अब वो जो मैनेजमेंट है किसी एयरलाइन की, वो रेवेन्यूज में तो इंटरेस्टेड है, लेकिन साथ साथ क्या है, वो ये देखती है बट ऑल्सो फ्लाइट स्टैटिस्टिक्स, वो जो फ्लाइट्स के दादोशुमार हैं वो भी सामने हों, ऑक्यूपेंसी रेट्स एंड पंक्चुअलिटी, ये सारी चीज़ें वो चाहते हैं कि ऑपरेटिंग रिपोर्ट के अंदर आ जाए. मैनेजमेंट uses operating reports to identify areas that are performing well and areas that need improvement. और इसमें ये भी देखा जाता है कौन कौन सी एरियाज हमारे अच्छे चल रहे हैं और कौन कौन से जो है वो ज़रा ऐसे हल्के फुल्के चल रहे हैं या ठीक नहीं चल रहे हैं. That's it. This was chapter number 8, and tomorrow, inshallah, we'll start chapter 9. That would be the last chapter of business communication. And mind it well that you ought to pay a lot of attention to that chapter. I've told you people earlier that this is the most important chapter of all business communication. So you must be ready mentally that you are to grab all the things, because we are to read every line of chapter number 9, and we are to remain engrossed in that chapter. We must be so absorbed that we understand even a single bit of information that's given there. So if the people from the ICAP make a paper and ask you the questions, maybe there are 8, 9, 10 questions from chapter number 9. So we must be ready for that. We must not say that, oh, I didn't get time to prepare this topic because this was quite simple, I couldn't pay attention. No, whatever it is, you are to pay attention to everything in chapter number 9. Okay, then if you got any questions, you can ask. Otherwise, this is the end of the lecture. Yes, any questions from your side? Okay, then. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.